Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 12th of June. So let's start the day with the first important topic। और आज मंडे है तो कहीं ना कहीं वीक हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, नया एनर्जी के साथ में लगते हैं अपनी पढ़ाई को सिंसियरली एक नए जोश के साथ में। तो पहला टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो सेंटर ने अनाउंस किया है एक हाइक करने के लिए एमएसपी में, जो कि अपने आप में मैंडेट किया गया है सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए। और ये सीजन 2023-24 के लिए होगा, जहाँ पे मूंग जो है वो हाईएस्ट इंक्रीज दिखा रहा है और उड़द जो है वो लोवेस्ट। ये दाल के ही मतलब पल्सेस के ही ये सब टाइप्स हैं। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स आपको पता है कि जो गर्मियों के सीज़न में उगाया जाता है। ठीक है, और हार्वेस्ट जो है वो आपको सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मतलब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि उसी की कटाई उस टाइम पे हो जाती है। फिर इसी के साथ साथ में रबी क्रॉप्स का तैयारी किया जाता है। नाउ ये खरीफ क्रॉप्स में आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि राइस मतलब आपको एक ट्रिक है कि बेसिकली आरसीबी मैच जीतेगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे तो आरसीबी जो है वो आपको पता ही है कि वो कभी मैच जीत नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको वही याद रखना होगा क्योंकि और यहाँ पे कोई ट्रिक हमारे पास नहीं है। तो ये आर से राइस हो गया। माफ़ी चाहूँगा, वैसे बहुत सारे आरसीबी लवर्स अगर होंगे, लेकिन क्या करें भाई, आई थिंक आप स्पेन से रिलेट कर सकते हैं। तो आर से राइस हो जाएगा, सी से कॉटन हो जाएगा, बी से बाजरा हो जाएगा, एम से मेज़ हो जाएगा, जे से ज्वार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और उम्मीद करते हैं आरसीबी जीत जाए। ठीक है, चलिए एमएसपी जो है वो एक फोरम है मार्केट इंटरवेंशन का, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है वो इंटरवीन करती है और इसी के साथ साथ में इंश्योरेंस देती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को कि अगर किसी भी प्रकार से उन फार्म के प्राइसेस में अगर गिरावट होती है तो उसके खिलाफ बैकिंग हम देंगे। मतलब अगर मान लीजिए गेहूँ 10 रुपये प्रति केजी बिकने को है, मार्केट प्राइस ये है, अब उससे अगर नीचे जाएगा तो भारत सरकार उस किसान को एमएसपी के तहत वो लॉस कवर कर लेगी। हालांकि एमएसपी जो होता है वो हमेशा से मार्केट प्राइस का 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स। मतलब अगर 10 वाला एग्जांपल लेंगे तो 15 रुपए पे एमएसपी सेट किया जाएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों को लॉस ना हो और प्रोक्योर आसानी से हो सके। और इसी के साथ साथ में अगर मार्केट प्राइस जो है वो गिर जाता है तो हम देखे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो परचेज कर लेती हैं फिर एंटायर क्वांटिटी जो ऑफर किया जाता है किसानों को मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, जो अनाउंस सरकार करेगी, जैसा कि हमने आपको बोला कि 1.5 गुना का अनाउंस फिर भारत सरकार करती है और क्योंकि उन किसानों को लॉस हो रहा है तो फिर वो जो है वो परचेज गवर्नमेंट कर लेगी। और ये अनाउंस कौन करता है, तो गवर्नमेंट शुरुआत में करता है जब सोइंग सीजन हो, उगाने से पहले, क्रॉप्स के सोइंग सीजन से पहले इसको अनाउंस किया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे, सवाल कई बार बना है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसपी इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे होता है। और सीएससीपी एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है और नरेंद्र सिंह तोमर आई थिंक एजुकेशन माफी चाहूंगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर यही हैं। और फिर भी अगर कोई दूसरा आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्रॉप्स कवर्ड अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अनाउंस करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए और फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए। तो 14 क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन का है, 6 रबी, आपको रटना नहीं है, तो बाकी का कमर्शियल वगैरह जिसको जायद भी हम बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टी, जूट, ये सारा उसका एग्जाम्पल होता है। अब आप देखोगे तो ये अलग अलग फैक्टर्स पे है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, इनपुट प्राइसेस में चेंज किस प्रकार से है, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, मार्केट प्राइस का ट्रेंड क्या है और डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइक्लोन बिपरजॉय। तो साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो रैपिडली इंटेंसिफाई हो चुका है इनटू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और मॉनसून ऑनसेट जो है वो केरला में बहुत जल्द अगले 48 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये वीक होगा ऑन अकाउंट ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय। ऑलरेडी ये इंपैक्ट कर चुका है। तो ये बेसिकली दरअसल हमको पढ़ाना ये है कि साइक्लोन का कॉन्सेप्ट और साइक्लोन बिपरजॉय, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है और भारत के अरब सागर वाले रीजन में इंपैक्ट कर रहा है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी वाले रीजन में है और ये फर्स्ट स्टॉर्म है इस साल का अरेबियन सी का, क्योंकि अभी हमने जो देखा था साइक्लोन मोका, तो वो म्यांमार में जो इम्पैक्ट किया था जिसका नाम यमन ने रखा था और उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारत सरकार ने जो रिलीफ प्रोवाइड किया म्यांमार को वो किस ऑपरेशन के तहत किया है। और इसका कुछ रीजंस हैं जो फेवर मतलब करते हैं। तो एक्सेप्शनली वार्म अरेबियन सी हो जाना, वीक मॉनसून ऑनसेट और फेवरेबल मतलब मैड एंड जूलियन ऑसिलेशन कंडीशंस इन द इंडियन ओशन। ये जो MJO है ना जी, ये जहाँ कहीं भी होगा, ज़्यादातर ये पैसिफिक ओशन में ही होते हैं, प्रशांत महासागर में, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा ओशन है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी होंगे, ये पैसिफिक में भी होते हैं और इंडियन में भी होते हैं। तो जब ये जिस भी तरफ होंगे वहाँ रेनफॉल होगा। तो जस्ट बिकॉज कि अभी ये फेवरेबल है इंडियन ओशन के लिए तो आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
हैं तो ये जो नाम पड़ा है इसका बिपरजॉय, ये बांग्लादेश जैसा कि आपको बताए उन्होंने रखा है। बंगाली में इसका मतलब होता है कि डिजास्टर, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसका नाम दिया कैसे जाता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम जो है वो अल्फाबेटिकल नेम से, जो कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिसका हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा, तो वो रखते हैं, जो कि अलग अलग नेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल मतलब इंडियन ओशन के जो रीजन में जो कंट्रीज हैं वो इसका नामकरण करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो 2004 में एक सिस्टम बनाया गया इन इंडियन ओशन रीजन का कि नाम रखा जाए। इनिशियली 8 नेशंस भी थे और आप 8 नेशंस रटने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा देख सकते हो कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान भी यहाँ पे है, ये एक एक्सेप्शन में है, क्योंकि ये आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। नेम्स जो है वो ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए या कंटेंशियस नहीं होने चाहिए और सिंपल होना चाहिए बुलाने में और याद रखने में, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो बेसिकली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो ये अर्लियर जनरेटेड 1 साइक्लोन अ ईयर, पहले ये सिर्फ 1 साइक्लोन जनरेट करता था और बे ऑफ बंगाल जो है वो 4 साइक्लोन एनुअली। हालांकि बे ऑफ बंगाल जो है वो अपने आप में फियर्सर होता है, इसका कारण बेसिकली अगर हम देखें तो अरेबियन सी में जो है वो ज़्यादा साइक्लोन नहीं आते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। तो सबसे पहला कारण जो ये है कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने का, वो ये है कि जो सी सरफेस आपको देखने को मिल जा रहा है, ये सी सरफेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। अब अगर ये 27 डिग्री की मांग कर रहा है, यहाँ आप देखोगे ये मैप में मेडिटेरेनियन सी इस तरफ में लाई करता है, यूरोप वाला रीजन, तो उधर से कोल्ड ओशन करेंट्स आते हैं, ठीक है। ओशन करेंट्स हम कभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ओशन करेंट्स जो है वो वार्म होता है और कोल्ड होता है, ये जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से उस पानी को बना देगा। अब क्योंकि ये कोल्ड ओशन करेंट्स आते हैं तो इस वजह से यहाँ पे ये जो रीजन है इधर का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस को मीट नहीं कर पाता है। इसी वजह से अरेबियन सी में जो है वो साइक्लोन्स कम आते हैं एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, और यहाँ का इंटेंसिफाइड इसलिए होता है क्योंकि चारों तरफ से आप देखोगे तो मोटा मोटा यहाँ पे आपको लैंड भी मिल जाएगा, कंजस्टेड है, लो प्रेशर सिस्टम भी है, और इसी के साथ साथ में क्योंकि यहाँ इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स है, इधर से आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र आकर के गिर रही है, फिर आप गंगा देखने को मिल जाएगा, तो मेजर इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स भी होने के नाते यहाँ पे आपको लगातार इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन रीजन था। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैक्सिमम लोगों को याद दिलाते रहिए कि हम ऐसा कंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे ला रहे हैं। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ में। नेक्स्ट है सार्गासम। तो क्लस्टर्स ऑफ ब्राउन सार्गासम सीवीड जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि वो इन्फेस्ट किया गया है बाई फ्लैश ईटिंग वाइब्रियो बैक्टीरिया का, जो कि फ्लोरिडा वाले रीजन में, ये सार्गासो सी आपको देखने को मिल रहा है, ये मेक्सिको है, इधर मतलब कैरिबियन कंट्रीज को देख रहे हैं, तो इधर ही आपको सार्गासो सी, गल्फ स्ट्रीम वगैरह, ये वही है जो ओशन करेंट्स जस्ट हमने पढ़ा, कैनरी करंट, ठीक है। और यहाँ पे ही आपको देखने को मिल रहा है ये सार्गासो सी में इस तरीके से ये जो इवेंट पूरा का पूरा बना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कुछ एनिमल्स जैसे कि सार्गासम फिश जो है वो पूरा अपना जीवन इसी हैबिटाट में गुजार देते हैं। अटलांटिक ओशन में ये सार्गासो सी है। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि कौन से ओशन में है, तो अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। और इसका नाम एल्गे के नाम पे रखा गया था। ग्रेट अटलांटिक सार्गासम बेल्ट जो है वो अपने आप में लार्जेस्ट मैक्रो एल्गे ब्लूम है दुनिया का, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो ये खाना पहुंचाते हैं अपना सनलाइट से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बॉडी पार्ट्स में, और फिर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी कि बैलेंस करते हैं, और फिर एक फिल्टर सिस्टम का भी काम करते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी हैवी मेटल और केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसको फिल्टर भी करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एक स्पॉन्ज का काम करते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और ये फोराज और हैबिटाट वगैरह को मतलब आप देखोगे उससे रिलेटेड हैं। और हर्बीवोरस स्पीशीज भी थाउजेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि डिपेंडेंट है इसी सीवीड पे, ठीक है। चलिए अब वाइब्रियो बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है जी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो सकता है, जैसे कि सी फूड का कंजम्पशन वगैरह करने से। और इसी के साथ साथ में ये एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसका मेन कारण है डेथ का ह्यूमंस का कि मराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये अनेबल है सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर में, और कॉमनली ये वेरियस सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट्स में। तो फ्रेश वाटर में ये नहीं रह सकते हैं, इनके लिए सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो सवाल आता है कि ये जो आपको देखने को मिल जाएगा
वाइब्रियो बैक्टीरिया, तो ये सॉल्ट वाटर में मतलब और फ्रेश वाटर दोनों में मिल जाएंगे, तो गलत होगा, ठीक है। ये अनेबल है सर्वाइव करने में। इन्फेक्शन जो है वाइब्रियो बैक्टीरिया का, उससे वाइब्रियोसिस होता है। और रेंज ऑफ सिम्टम्स है जैसे कि डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स, ईयर इन्फेक्शंस और वुंड इन्फेक्शंस। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BSNL, ठीक है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं भारत संचार निगम लिमिटेड बहुत पुरानी कंपनी है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इसका अपने शुरू में बहुत वैल्यू था, लेकिन अगेन ये वो PSU है जो फेल्ड हो चुका है आज के टाइम पे, जब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल ने उस मार्केट को कैप्चर कर लिया, लेकिन ये उस चीज़ में एक फेलियर साबित हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब हम PSU की बात करते हैं तो मेजोरिटी हम फेलियर में ही देखते हैं, लेकिन हम जब इसरो की बात करते हैं, हम जब DRDO की बात करते हैं, आप देखोगे कहीं ना कहीं ओवरऑल ये वो हैं जो बेसिकली बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। LIC भी अनडाउटेबली उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। तो यूनियन कैबिनेट, इसको चेयर करते हैं खुद प्रधानमंत्री, उन्होंने अप्रूव किया है 3rd रिवाइवल पैकेज BSNL के लिए। तो ये लगातार रिवाइवल दे रहे हैं ताकि वो कंपनी जो है वो बन ही रहे। वैसे भी बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्लोज्ड मार्केट एक अलग है कि चलो हर तरफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन ओपन मार्केट भी अलग है कि चलो प्राइवेट सेक्टर ही है, लेकिन मिक्स होना ज़रूरी है। आज अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे तो मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर्स का ही होगा, या फिर अब 2 कंपनी है तो डुओपोली होगा, तो हमको भी मतलब एक कंज्यूमर के लिए भी वो नेगेटिव होगा, जस्ट बिकॉज कि फिर वो अपना मनचाहा डिमांड करेंगे। इसीलिए एक सरकारी ओन्ड कंपनी होगी तो फिर वो प्रॉपर एक बैलेंस देते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए ऐसे कंपनीज का जिंदा रहना भी जरूरी है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्होंने अपने सर्विस पे काम नहीं किया है, अगर ये अपने सर्विसेज को सुधारे, बाकी जो कॉल ड्रॉप्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इनको काम करने की जरूरत है। तो ये 3rd रिवाइवल पैकेज दिए हैं जिसमें आपको 4G 5G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट की भी बात करी गई है, ठीक है। और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको लाया गया था अक्टूबर 2000 में, और ये हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में है। मिनिस्टर साहब बेसिकली उड़ीसा रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड, मतलब अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, तो वही ये संभालते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये प्रोवाइड करता है फिक्स्ड लाइन टेलीफोन्स और मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज, और BSNL मोबाइल जो है वो मेजर प्रोवाइडर है GSM नेटवर्क का, और ये ऑफर करता है IPTV, यानी कि कस्टमर्स को कि वॉच कर सके टेलीविजन थ्रू द इंटरनेट एंड वॉइस एंड वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस प्रोवाइडर है भारत में। याद रखिएगा, लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस प्रोवाइडर। और BSNL का जो भारत फाइबर है उसको 2019 में लाया गया था, और BSNL जो है इंटरनेट उसका 4था लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है भारत में। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा अग्नि प्राइम। तो ये फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया है न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का, अग्नि प्राइम का। अच्छा, जब हम मिसाइल बोलेंगे तो DRDO, जब हम रॉकेट बोलेंगे तो इसरो, आपको ये ध्यान रखना है। और इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा के कोस्ट में है। अब इसरो ज़्यादातर कहाँ से करता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और DRDO तो कलाम साहब के मतलब नाम पे जो आइलैंड है वो ओडिशा के कोस्ट से, ठीक है। तो ये अग्नि प्राइम की बात कर लेते हैं। ये न्यू जनरेशन 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो ये 2 स्टेज का है और ये सॉलिड फ्यूल पे चलता है, न्यूक्लियर कैपेबल है। इसी के साथ साथ में ये कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है। कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल का मतलब होता है कि जो वॉरहेड है वो ऑलरेडी मेटेड है, मतलब कि ये लगा होगा मिसाइल, इससे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो निकल के आएंगी, और ऑपरेशनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि लंबे समय तक उसको रख पाना और ट्रांसपोर्ट कर पाना आसानी से रेल और रोड से उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। साथ साथ में मीडियम रेंज ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आपको देखने को मिल सकता है, और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका 1000 से 2000 किलोमीटर का कवरेज होगा। सरफेस टू सरफेस का क्या मतलब है कि देखिए, अगर ये मिसाइल लैंड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड है, अब यहाँ से अगर ये निकल रहा है तो ये सरफेस से रिलीज होकर के ये वापस से एक दूसरे सरफेस पे जाके इम्पैक्ट करेगा। तो कई बार सरफेस टू एयर होता है जो एयर में ही इम्पैक्ट कर जाएगा, तो ये सरफेस टू सरफेस है जो ग्राउंड से ग्राउंड रिलेटेड होगा। तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका 1000 से 2000 किमी का मारक क्षमता होगा, और डिजाइन एंड डेवलप हमने देखा DRDO कर रहे हैं। ये न्यू प्रोपल्सन सिस्टम है जो कि रॉकेट मोटर वगैरह से जुड़ा हुआ है, और ये जो 50% है वो लेस हेवी है अग्नि 3 से और अग्नि 4 से, तो काफ़ी एफिशिएंट है। इसीलिए हमने बोला कि कैरी कर पाना आसान होगा। अग्नि प्राइम जो है वो ग्रेजुअली रिप्लेस कर देगा अग्नि 1 को। इसका मारक क्षमता याद रखिए 700। फिर इसी के साथ साथ में पृथ्वी 2 को, अग्नि 2 को 2000, 3 को 3000, 4 को 4000, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ में ये एक ट्राई सर्विस न्यूक्लियर कमांड है जिसको 2003 में लाया गया था। और बाकी आप देखोगे तो अग्नि सीरीज का जो मिसाइल्स है वो पार्ट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च फॉर्मर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है कि अग्नि सीरीज का जो मिसाइल्स है वो किसका पार्ट है, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किसने किया था, तो कलाम साहब ने किया था। ठीक है, तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से था। आई होप काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। साइक्लोन एज अ कॉन्सेप्ट हमने ज्योग्राफी का देखा है, इसी के साथ साथ में हमने ये पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट था अग्नि प्राइम से, इस चीज़ को भी हमने सिंसियरली कवर किया। एग्रीकल्चर का भी हमने MSP देखा है। तो वी आर ट्राइंग कि हम जितने भी डायनामिक टॉपिक्स कवर करवा सकते हैं ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में। एनवायरनमेंट का भी हमने देखा, सार्गासो सी से रिलेटेड। तो एवरीथिंग आपको डिटेल में मिल रहा है। प्लीज़ इस हार्डवर्क के लिए बस अप्रिशिएट आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। जस्टिस दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी कंटेंट को एंजॉय करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।